हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे द वैक्सीन वॉर रिव्यू। सबकी खोल दी पोल, नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री। अच्छा, आप बताओ कि अगर आप लोगों ने देख ली कैसी लगी है ये मूवी, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर में भी आ गई है, मैं देख रही थी वो। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे एक दो दिन में जाने की, अगर आप लोगों के थ्रू भी पता चला कि अच्छी मूवी लग रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं, इनका भी पता करते हैं इनका क्या रिव्यू है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैंने थोड़े से सीन देखे हैं, तो पहले मैंने पता है कब मैं देख रही थी, मैंने कहा यहीं पे देख लूं। फिर मैंने थोड़े से सीन देखे, क्योंकि जज करना चाहती थी कि मुझे बोरिंग तो नहीं लग रही। तो मैंने जो थोड़ा सा देखा उस टाइम मुझे कोई बोरिंग फील नहीं हुआ, कि इंटरेस्टिंग शुरू की पार्ट देखा मैंने, पर वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर मैंने कहा मैं आगे नहीं देखूंगी, क्योंकि देखिए मैंने मूवी नहीं देखी है ऑफ कोर्स, हमने भी मगर एक क्रिटिकल पॉइंट है कि जितनी उनको फंडिंग मिली थी प्रॉफिट से फ्रॉम प्रीवियस फिल्म्स, आई होप कि उस पैसे को लगाया हो अच्छी बनाने टू में, मेक द मूवी फैंटास्टिक। वो पैसा क्योंकि इन्वेस्ट किया हो इस मूवी में, क्योंकि पहले वाली में नजर आ रहा था कि पैसे नहीं लगाए कि वो थोड़ी आर्ट फिल्म टाइप थी, ये थोड़ी उससे बाहर निकलेगी। वो लो बजट मूवी दिख रही थी, फील हो रही थी। अब क्योंकि वो समझ सकते थे पैसा आया है, तो आई होप कि अब ये बड़ी बहुत पैसा मिला है, उससे क्वालिटी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। बिल्कुल। और अभी देखते हैं कि इनको कैसा लगी, क्योंकि मैंने जितनी देखी मुझे अच्छी लगी। नाना पाटेकर की एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और मैंने एक नाना पाटेकर का ना इंटरव्यू भी देखा, जिसमें ही वो उनसे ये सवाल पूछा गया था, जैसे ये जवान मूवी और ये सब आजकल चल रही है ना मूवियां, तो उसके बारे में वो इतने गुस्से में थे। वो कहते हैं इतना गंद लोगों को दिखाई जा रहे हैं, जबरदस्ती गंद थोपते हैं कि अब लोगों को यही समझनी है कि अच्छी मूवी क्या है, बुरी मूवी क्या है। वो गंद के आदी हो गए। इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो हमारे जैसा सोचता है। तो मैंने कहा वाह, क्या ठीक बोला है जो हम बोलते हैं कि गंद मूवियां दिखा देते हैं। वो उससे क्या हुआ है, गंद मूवी की आदत हो गई लोगों को। बहुत अच्छा बोला था उन्होंने उस इंटरव्यू में, बताना आप लोगों ने उनको देख लेना, आपको पता चलेगा कि हम भी यही बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं इंसान दूसरों से तो लड़ लेता है, मगर जब उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाए तो बड़े से बड़े आदमी का हौसला टूट जाता है। अफसोस ये है कि पिछले कुछ सालों से भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो मीडिया के एक सेक्शन और नेताओं ने इस पर सवाल उठाए, कहा कि अगर स्ट्राइक की है तो वीडियो दिखाओ। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक ना हो गई, उनकी बुआ की शादी का लेडी संगीत हो गया कि वीडियो देखना है उनको। हमारे फौजियों ने गलवान में चीन को सबक सिखाया, तब भी कुछ चमन चंपुओं को इस पर यकीन नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि तब तक नहीं मानेंगे जब उन्हें बॉर्डर पे खड़ा कर दो लड़ने के लिए सबको। जब 2020 में कोरोना आया, तब भी लोगों ने कहा कि भारत जैसा देश इससे नहीं निपट पाएगा, इंडिया कांट डू इट। हमने जब वैक्सीन बनाने की कोशिश की तो उसका मजाक उड़ाया गया। फाइजर जैसी कंपनियों की वैक्सीन न लेने के लिए सरकार को गाली दी गई। आगे चलकर फाइजर वैक्सीन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुई, और कई लोगों की टांग खींचने के बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन हब बनकर सामने आया। नहीं, उनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मेरे को। 2 बिलियन डोजेस हिट द 200 करोड़ वैक्सीनेशन। 200 करोड़ वैक्सीन हम लगा चुके हैं। हमने अपने यहाँ तो 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। दुनिया के 100 देशों को कोरोना की 30 करोड़ वैक्सीन भी दी। मतलब अपने ही लोगों से मजाक उड़वाने से लेकर कोरोना के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने तक हमारे फाइजर लगाई है कमाल कर दिया। और उसी कमाल की कहानी है द वैक्सीन वॉर। उसके बाद मेरे को फाइजर मैंने फैसला किया हम वैक्सीन बनाएंगे। तो क्या कहती है फिल्म, और क्यों ये फिल्म हम सबको देखनी चाहिए, और भारतीय वैक्सीन से जुड़ी ऐसी कौन सी बात है जो फिल्म आने से पहले शायद ही किसी को पता होगी। तो आइए उन सब पर बात करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर सही लगे सचमुच तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। म्यूजिक ने इमोशनल कर दिया। दोस्तों मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं फनतंत्र। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उस पर अगले कुछ दिनों में खूब रोना स्यापा होने वाला है। बहुत सारी छातियां कूटी जाएंगी। कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तरह बहुत सारे लोग जमीन पर लौट जाएंगे। मगर कहते हैं ना कि इश्क, तोंद और सच्चाई जितना छुपाएं उतना ही बाहर आ जाती। तो वैक्सीन वॉर के साथ विवेक अग्निहोत्री ने भी यही किया है। द वैक्सीन वॉर में बताया गया है कि जब जिनपिंग की छोटी ननद का लड़का कोरोना वायरस जब भारत आया, तो हमारे साइंटिस्ट को कैसे एक साथ 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। पहली लड़ाई थी कोरोना वायरस से, दूसरी थी उसका इलाज ढूंढने की, और तीसरी और सबसे बड़ी लड़ाई थी उन लोगों से जो चाहते ही नहीं थे कि भारत कोरोना की वैक्सीन बनाए।
जिनका दबाव था कि भारत बाहर से वैक्सीन खरीदे, जो हर दिन जलती लाशों को देखकर खुश हो रहे थे। इससे पहले कि इन लोगों की मैं बात करूं, उनके पोल पट्टे खोलूं, हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जब कोविड भारत में आया तो सबसे पहला चैलेंज ये था उसे समझने Opposition का। ही खुश साइंटिस्टों को होती है ये और जानना था कि भैया ये बला क्या है, कौन गांव है, कौन जात है। आप दुश्मन को तभी हरा पाएंगे ना जब पहले ये पता हो कि वो है क्या। क्रिकेट की जुबान में कहें तो ये स्पिनिंग ट्रैक पर कुलदीप यादव को खेलने जैसा है। उस पर चौका छक्का तो बाद में लगाएंगे, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसकी बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी, बाहर जाएगी या टॉप स्पिन होकर सीधी आ जाएगी। तो भारतीय साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को समझने के लिए सबसे पहले उसे आइसोलेट किया। इसके बाद अगला चैलेंज था वैक्सीन बनाने का। अब वैक्सीन कोई गोभी का पराठा तो है नहीं कि मम्मी ने रसोई में गोभी कद्दूकस करके आधे घंटे में बना दिया। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं। कई सालों तक जानवरों पर उसका ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होते हैं, उसके बाद वैक्सीन अप्रूव होती है। मगर कोरोना के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। सरकार का ऑर्डर था कि वैक्सीन बनानी है तो बस बनानी है। सालों की इस प्रोसेस को कुछ महीनों में करना था। अच्छी बात यह है कि राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहीं भी चीजों को डम डाउन करने की कोशिश नहीं की और मुझे ये चीज अच्छी लगी। अगर कोई साइंटिफिक प्रोसेस है या टर्मिनोलॉजी है तो उसे वैसे ही बताया गया है इस फिल्म में। साइंटिस्ट के सामने जो चैलेंजेस थे उसे वैसे ही दिखाया है। जिस लेवल पर प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ बताया गया और ये सब बताते हुए ये भी दिखाया गया है कि सब कुछ एकदम से नहीं हो गया। सच कहूं तो मूवी में जब साइंटिस्ट को वैक्सीन बनाने के लिए स्ट्रगल करते देख रहा था और ये देख रहा था कि उनमें से कितने लोग उस टाइम कई दिन तक घर नहीं गए, अपने कई दिनों तक सोए नहीं थे, माएँ अपने 7-8 साल के बच्चों से मिल नहीं पाई थी और उनके इतना एफर्ट लगाने के बाद भी जब कोई उन्हें रिजल्ट नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। We are all going to die. We are all going to die. I know. I'm not going to die, girls. We are scientists. You know? आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जब कोविड आया और इतनी तेजी से फैल रहा था तो हर आदमी इस प्रेशर में था कि यार मेरे फैमिली मेंबर में से किसी को कोरोना ना हो जाए। खुद को और अपनी फैमिली को बचाना हमें हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी। अब आप उन साइंटिस्ट के बारे में सोचिए जिन्हें अपनी भी जान बचानी थी, घर वालों की भी फिक्र करनी थी और उन्हें यह भी पता था कि अगर हमें पूरे देश को बचाना है तो वैक्सीन बनानी ही होगी। मतलब आप सो नहीं पा रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर आप हार भी नहीं मान सकते क्योंकि आपके हारने का मतलब है पूरे के पूरे देश का हार जाना। यानी ये वो इमोशन है जहां कुछ लोग पूरे के पूरे देश को बचाने में लगे हैं। ये सच में आपको एक वॉर वाली फीलिंग देता है। तो फिल्म में हमारे साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने लोगों के लिए वैक्सीन बनाने का था, मगर इससे भी बड़ा चैलेंज जो था जिसे देखकर शायद आपका खून खौल जाए वो ये कि कैसे जब हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे थे इसी टाइम मीडिया का एक सेक्शन हमारे ही वैज्ञानिकों का हौसला तोड़ने में लगा था। उनकी हरकतें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल हेट में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि वो देश के ही फेल हो जाने की बद्दुआ करने लगे। अच्छा, जैसा मैंने अपनी इंट्रो में शुरू में कहा था कि इंसान हो या कोई कंट्री, हम दूसरों से तो लड़ लेते हैं मगर अपने ही लोगों से लड़ने में इंसान टूट जाता है। वैक्सीन वॉर में भी यही दिखाया है। जैसे ही कुछ एजेंडाधारी पत्रकारों को यह पता लगता है कि कोरोना से लड़ने के लिए अपने ही देश में वैक्सीन बन रही है तो वो घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट के दो कारण हैं। अब आप गंदी सोच का लेवल देखिए। घबराहट का कारण नंबर 1 कि कहीं भारत में अगर कोरोना की वैक्सीन बन गई और हमने टाइम पर लोगों को लगाकर उनकी जान बचा ली तो इससे कहीं सरकार हीरो ना बन जाए। मतलब फिल्म में जो प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट बन गई दिखाई गई है वो बाकायदा ये बोल रही है, उनका एक डायलॉग है कि राजा को हारना चाहिए फिर चाहे कुछ भी। इतना ही नहीं, फिल्म में जो सबसे खतरनाक एंगल दिखाया गया है वो ये कि कैसे इंटरनेशनल फार्मा कंपनियों को जब ये पता लगता है कि भारत में कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है तो वो रोहिणी सिंह जैसे जर्नलिस्ट से कहते हैं कि तुम इसके खिलाफ लिखो, तुम लोगों को ये बताओ कि कैसे तकलीफ हो रही है कि इंडिया कैसे बना रहा है, हम ही बना सकते हैं या हम तो बना नहीं पा रहे हैं। जिनमें ये साफ साफ लिखा होता है कि कैसे इंडियन वैक्सीन को लेकर या कोविड हैंडल करने को लेकर इंडियन सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिखे जाएंगे। फिर कुछ जर्नलिस्ट उन आर्टिकल को कोट करके ट्वीट करेंगे, फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उस पर रिएक्ट करेंगे। इस तरह वैक्सीन के खिलाफ पूरा एक नैरेटिव सेट किया। ऐसे नेगेटिव न्यूज़ दिखाया करते थे कि देखो इतनी वो शमशान दिखा दिया, ये कर दिया, फाइजर से वैक्सीन क्यों नहीं ले रही है। ये लोग कभी इस बात का जिक्र ही नहीं करते कि कैसे फाइजर भारत सरकार के रूल्स नहीं मान रही है। वो अपनी वैक्सीन से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अपना डेटा शेयर करने को तैयार नहीं है, भारत में ह्यूमन ट्रायल करने को भी तैयार नहीं है। उस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान चाहिए जो भारत के पास नहीं है। वो इनमें से वो जर्नलिस्ट इनमें से कोई बात जनता को नहीं बताते। ये एक लॉबी बार बार मीडिया में सिर्फ यही बात बोलती है कि सरकार अपनी ईगो में फाइजर की वैक्सीन नहीं ले रही। और आज दोस्तों जब फाइजर मिल ही नहीं रही थी तो दे ही नहीं रहे थे किसी को, प्रूव हो गई तो ये साबित हो गया कि उसने फ्रॉड क्यों बोल रहे हैं। बताना अगर आपको पता हो कि उसको फ्रॉड क्यों बोला जा रहा है। फाइजर
ये वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, दुनिया की बहुत सारी सरकारें उनको खरीद चुकी हैं, मंजूरी दे चुकी हैं। आप मंजूरी देने में आपका आम आदमी पार्टी लग रहा था जैसे जाना पहचानना लग रहा था कहीं। आपको पता है जिस फाइजर वैक्सीन को भारत में परमिशन देने को लेकर कोविड टाइम में बाकायदा लॉबिंग की जा रही थी, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुई है। फाइजर वैक्सीन जब शुरू में आई तो इसने कहा कि हमारी वैक्सीन तो 100 से 95% तक इफेक्टिव है, फिर ये 95% से 88% पर आ गया, फिर 70 पर आए और इसका आंकड़ा गिरते गिरते इतना नीचे चला गया कि लोगों के होश उड़ गए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले फाइजर के इसी फ्रॉड को बेनकाब करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें दिखाया कि कैसे हर बीतते दिन के साथ फाइजर की एफिकेसी रेट गिरती गई। जिन जिन देशों में ये वैक्सीन दी गई वहां लोगों को कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आई। कहीं वैक्सीन लेने वालों को लकवा मार गया, कहीं हार्ट में सूजन आ गई। इंग्लैंड में 36 साल की एक लेडी की वैक्सीन लेने के 11 दिन बाद मौत हो गई। न्यूजीलैंड में एक 26 साल का लड़का मर गया। जापान, कोरिया, अमेरिका जैसे जिन जिन देशों में सबसे ज्यादा फाइजर वैक्सीन दी गई, उन देशों में वैक्सीन लेने के बाद भी लाखों लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए और हजारों की तो जान चली। इस साल फाइजर के सीईओ दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में भाग लेने अपने प्राइवेट जेट से गए थे, तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने सरेआम उनकी धज्जियां उड़ा दी। You said it was 100% effective, then 90%, then 80%. Yeah, because then the virus kept on mutating, bhaiya. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret? इसीलिए मैंने कहा कि फाइजर वैक्सीन दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड थी और भारत में कुछ पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज भारत सरकार की इस बात पर आलोचना कर रहे थे कि हम फाइजर से ये फ्रॉड खरीद क्यों नहीं रहे। आप ही सोचिए, दुनिया के 181 देशों ने फाइजर से 400 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदी। उसने एक साल में 3 लाख करोड़ रुपए की वैक्सीन बेच दी। उसका प्रॉफिट 75,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया। उनका टोटल रेवेन्यू 6,65,000 करोड़ से बढ़कर 8,22,000 करोड़ हो गया। उसका शेयर प्राइस इंडियन करेंसी में अगर बोले तो 2200 रुपए से 4200 रुपए हो गया। और 1.5 साल बाद हमें पता चल रहा है कि जिस चीज के लिए दुनिया ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसका सक्सेस रेट तो 20% भी नहीं है। अब जरा सोच कर देखिए, इस एक लॉबी के प्रेशर में अगर फाइजर वैक्सीन भारत में आने दी होती, उसी फाइजर के भरोसे हम अपनी वैक्सीन डेवलप करने पर ध्यान नहीं देते, तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती। उपलब्ध एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दावा किया गया कि अपनी जेब भरने के लिए फाइजर कोरोना वायरस से छेड़छाड़ करने की कोशिश में, ताकि वायरस बेहद जानलेवा हो जाए और कंपनी कोरोना का नया टीका बना सके। ऐसी मूवीज में कई देखी है मैंने कि पहले खुद ही वायरस लगा दो, फिर उसकी वैक्सीन कर दो कमाने के लिए। जब भी जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह इंडियन वैक्सीन के अगेंस्ट कुछ लिखती हैं या भारत में जलती लाशों की तस्वीरें मीडिया को बेचती हैं, तो सामने वाला कैरेक्टर उन्हें जरूर ये कहता है कि आप गवर्नमेंट से, सरकार से नफरत करते करते अपने देश के अगेंस्ट क्यों हो गई, अपने देश को हारते क्यों देखना चाहती हैं। पता नहीं क्यों ऐसी बहुत सारी चीजें हाल के सालों में हुई जिन्हें देखकर मैं भी हैरान होता हूं कि सच में कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी ये कहती है कि हाँ उसने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो आप उस पर ऐसे सवाल करते हैं जैसे आर्मी सरकार को कोई पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए झूठ बोल रही है। इंडियन आर्मी झूठ बोल रही है। हम जानते हैं सरकारें दूध की धुली नहीं होती, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन हमेशा डाउट करने का क्यों होता है? भाई बात सच है कि जब कोविड हो रहा था, इंडिया में जो मीडिया के कई गंदे लोग थे, वो ऐसी ऐसी क्लिपिंग्स जो हैं बाहर के न्यूज़ वाले मीडिया को दे रहे थे कि यहाँ पे भी न्यूज़ इस टाइप से इतनी नेगेटिव आ रही थी कि इंडिया में बुरा हाल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब जब पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, मुझे याद है हम लोग जब देखते थे वीडियोस, रिएक्शंस करते थे उसमें, तो मैं कितनी बारी बोला, मैंने कहा खाली इंडिया में नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो इतना तुम बस इंडिया को क्यों दिखा रहे हो? इंडिया तो फिर भी उसका ध्यान करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले रहा है, बहुत अमेजिंग स्टेप्स ले रहा है। तुम बाकी देखो, मैंने तब बोला भी था, मैंने कहा यूएसए के हालात देखो, जो हमने न्यूयॉर्क में देखा था, किस तरह से बॉडी में डाल के ऐसे डाल रहे थे किसी ट्रकों के अंदर, हॉस्पिटल्स में कितनी बुरी हालत थी, वो उसको देख के और इंडिया को देख के लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है। तो खाली इंडिया पे स्ट्रेस मत करो। पर इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई थी, दैट वाज अमेजिंग अचीवमेंट, कमाल कर दिया था। सारी दुनिया को लगता था इंडिया से नहीं बनेगी, इंडिया से नहीं बनेगी, हमने बनाई। अच्छा, पर ये बोल रहे हो आप, ये बोल रहे हैं ना कि भैया वो म्यूटेट हो रहा था, इस वजह से उसकी नीचे जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर फाइजर जो है उसकी नीचे जा रही है, तो हमने इंडिया में भी तो बनाई थी, तो उसकी भी तो नीचे जाएगी फिर। तो जा रही थी क्या? अगर आप बार बार जो साइंटिफिक नहीं है उनसे क्या बहस कर सकते हैं? एक्चुअली जिनको साइंस की नॉलेज है, जो साइंटिफिक पीपल हैं, जिनको बायोलॉजी आती है, उनको कॉन्सेप्ट पता है, जिन्होंने देखा है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द वैक्सीन ऑफ इंडिया और फाइजर, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। क्या? जिस टेक्नोलॉजी से इंडिया में बनी थी वर्सेस
इंडिया में स्मॉल पार्ट ऑफ द वायरस वॉज पुट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सिमुलेट किया था। तो टेक्नोलॉजी जो है टोटली डिफरेंट है बिटवीन द टू वायरसेस, मतलब वायरस वैक्सीन्स। और स्टार्टिंग में आप जब बनाते हो वो बहुत अच्छी इफेक्टिव है, जब आप जनता को देते हो उसके बाद इतना म्यूटेट हो जाता है तो आप बोलते हैं इफेक्टिव नहीं है। यस, क्योंकि आपका वायरस म्यूटेट हो गया। उसके बाद बूस्टर आता है, फिर क्या किसी ने बूस्टर का चेक किया, बूस्टर का चेक करेगा, पता लगेगा, फिर वापस बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद फिर वो बूस्टर फ्लॉप, दूसरा बूस्टर, क्योंकि तो वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा था। इसलिए सबको कहा था आपको बूस्टर लगवाने चाहिए 2-3, क्योंकि म्यूटेशन बहुत तेजी से। अब उन्होंने एक और बनाई है जो काफी, मगर मैं ये कहूँगा खुश होना चाहिए अपनी अचीवमेंट पे, मगर किसी दूसरे को कोसना नहीं चाहिए कि भाई तेरा खराब है। एक टेक्निक होती है लोगों की, मगर होना चाहिए कि आई हैव डन अ ग्रेट जॉब, इंडिया ने बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई, उसके लिए तुम खुश रहो, बहुत बड़ी rather than दूसरों को डाउन करो। जस्ट वो तो कुछ लोग तो चाहेंगे कि उनकी बिकें और वो भी इंडिया में आए। इंडिया ने सही काम किया था, खुद की बनाई थी, बेस्ट काम किया था, दैट वाज अ ग्रेट पार्ट। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, फाइजर इतनी महंगी दे रहा था, टाइम पे दे नहीं रहा था, पॉसिबल भी नहीं था। उसकी जो रजिस्ट्रेशन, जो उसकी रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट है वो प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ में, वो वही कर सकता है जिसके पास ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली। और मुझे याद है कि उनके पास थी नहीं, भाई हमारे पास है ही नहीं अपनी इतनी, हम भेज ही नहीं सकते, तो इंडिया कैसे ले लेता अगर ऐसी बात है, और हमें सबको देनी है तो कैसे हमें उसको अफोर्ड कर सकते थे इतनी महंगी। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही था कि खुद की बनाओ, और खुद की बना के हमने वर्ल्ड को प्रूव भी किया है। yes. और अभी बता रही हूँ, पता नहीं अब इंडिया में अगर कोई बूस्टर आई है कि नहीं, पर यहाँ यूएसए में एक और बूस्टर का आ गया, वो अभी मेरे ख्याल से नहीं, वो बूस्टर नहीं है, वो फाइनल आई है कि अभी तक कॉकटेल है, अभी तक जितने भी वेरिएंट्स देखे हैं वहां तक की उन्होंने एक और अच्छा कुछ मैं ये सुन रही थी कि अगर आप पता नहीं कितनी एज के, मतलब जो सीनियर्स हैं, जो ओल्ड हैं, उनको तो बोल दिया कि आप आके लगा लो, वो अवेलेबल हो गई हैं जगह जगह पर, अब वहां जाके आप उनको लगा लो। तो अभी तो उनको लगाई जा रही हैं, पर साइड इफेक्ट्स भी थे फाइजर के, देयर वर सम वेरी सीरियस साइड इफेक्ट्स कईयों को हुए, विच वाज, आपको अगर वो देखते तो आप लोग भी, हम सब इंसान डर जाते, पर क्या कर सकते हैं, उस टाइम ये था कि आपको लेनी पड़ेगी ये रिस्क, जान बचाओ कि साइड इफेक्ट बचाओ। एग्जैक्टली वही था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।